नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं पुनीत पाठक और इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया। मध्य प्रदेश के विधानसभा के शीत सत्र को स्थगित करने पर सवाल उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, संसद और विधानसभा सत्र को स्थगित किए जाने और उज्जैन मंदसौर में दंगा भड़काने को लेकर ये सवाल है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश सरकार के लिए कोरोना इतना खतरनाक हो चुका है कि ना तो विधानसभा न संसद की बैठकें हो सकती हैं, जबकि कई प्रदेशों में विधानसभा की बैठकें हो रही हैं। भारत को छोड़कर सभी लोकतांत्रिक देशों में संसदीय बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुलूस निकाले जा सकते हैं, दंगा भड़काने वाले नारे लगाए जा सकते हैं, बीजेपी की बैठकें हो सकती हैं, विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, अमित शाह की चुनावी रैलियां और सभाएं भी हो सकती हैं, फिर विधानसभा और संसद की बैठकें क्यों नहीं हो सकती। हालांकि इस पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब देते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह के बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सारंग ने दिग्विजय पर अपने बयानों के जरिए समाज में जहर घोलने के आरोप भी लगाए। जो सवाल उठा रहे हैं उस पर सबको जवाब देने का मुझे नहीं लगता जरूरत है। दिग्विजय सिंह जी को मालूम है कि कांग्रेस में और मध्य प्रदेश में उनकी स्थिति बद से बदतर है, इसलिए आप लोगों का मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो ऐसे विवादास्पद मुद्दे उठाकर समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में सर्जरी की तैयारी शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस में परफॉर्मेंस ऑडिट किए जाने का फैसला हुआ। इसी परफॉर्मेंस ऑडिट के आधार पर पार्टी संगठन में पद और जिम्मेदारियां देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को जिला अध्यक्षों की बैठक में ये साफ कर दिया कि नॉन परफॉर्मर जिला अध्यक्ष अब नहीं चलेंगे। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले कमलनाथ के दो टूक इस बात कहे जाने के बाद जिला अध्यक्षों को पद से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि पीसीसी चीफ को 10 से 12 जिला अध्यक्षों के पुअर परफॉर्मेंस की रिपोर्ट मिली है। प्रदेश कांग्रेस को ग्वालियर, चंबल, विंध्य, मालवा, निमाड़ के कई जिलाध्यक्षों की पार्टी के कार्यक्रमों के प्रति निष्क्रियता की शिकायतें मिली। हालांकि कमलनाथ ने निकाय चुनाव से पहले सभी को अपना परफॉर्मेंस सुधारने का एक मौका और दिया है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने साफ कर दिया कि अब कांग्रेस में नए सिरे से गाइडलाइन बन रही है, जिसके आधार पर ही प्रदेश और जिलों में पार्टी नेताओं को पद दिए जाएंगे। पद देने में योग्यता का ध्यान रखने के साथ साथ जवाबदेहियां भी तय की जाएंगी। इसके लिए पदाधिकारियों के रिपोर्ट कार्ड बनेंगे और प्रदेश, जिले, ब्लॉक के पदाधिकारियों की हर 6 महीने में कार्यों की समीक्षा की जाएगी। चुनाव में हमारी आशा के अनुरूप जहां से परिणाम नहीं मिले हैं, वैसे सारे जिलाध्यक्ष और संगठन के लोगों के साथ कमलनाथ जी ने एक पिछले दिनों मीटिंग करी है और उसमें ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए पार्टी संगठन अपनी कसावट करे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में इस तरह की बातें करके केवल समय जाया करने के अलावा कुछ नहीं किया करते। कांग्रेस पार्टी में जिलाध्यक्ष की वैसे भी कोई भूमिका नहीं होती। जिस तरह से बड़े बड़े नेता हर जिले में हावी होते हैं, जिलाध्यक्ष बेचारा कुछ भी ना करके भी मारा जाता है। ऐसे छोटे छोटे प्यादों पर कार्यवाही करके जो लगातार जमीन पर काम मजबूत करते हैं, उन पर कुछ भी इनको कांग्रेस को हासिल नहीं होने वाला। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ में इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, इस पूरे मामले में एक क्लियर मैसेज मिल चुका है कि परफॉर्मेंस करें, वरना अब पद से हाथ धोना पड़ सकता है। क्या और कितना असर होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन क्या इस निर्देश में संदेश छिपा है? देखिए, साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं संदेश है कि कांग्रेस में अब यदि जिम्मेदार पद पर रहना है तो परफॉर्मेंस देना ही होगा। साफ तौर पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के ये निर्देश हैं और जिस तरह से जो विधानसभा उपचुनाव में तमाम जिलाध्यक्षों की शिकायतें मिली थी, जो बाद में जानकारी निकलकर सामने आई, इस बात को लेकर भी कमलनाथ खासे नाराज हैं और कमलनाथ चाहते हैं कि कांग्रेस में जिम्मेदार पद पर, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो या फिर जो दूसरे पद हैं वो हों, उन पर उन्हीं नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाए जो बाकायदा ईमानदारी से काम करें और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। हालांकि ऐसे तमाम जिलाध्यक्षों के साथ तमाम जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनको एक मौका और कमलनाथ ने दिया है और मौका यही है कि आने वाले दिनों में, यानी हाल ही में, उनको परफॉर्मेंस देना होगा, उनको बताना होगा उन्होंने किस तरह का पार्टी का काम किया है। इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला जो कमलनाथ की ओर से लिया गया है वो यही लिया गया है कि तमाम जो पदों पर वर्तमान में हैं या फिर आगामी जो फिरबदल किया जाएगा, सबका ऑडिट होगा। हर 6 महीने में जो कांग्रेस है ऑडिट कराएगी और ऑडिट इस बात का कराएगी कि संबंधित जो
जो नेता है उसने किस तरह से काम की जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, कौन से काम होना थी उसने उतना कितना काम किया है और कहाँ पर लापरवाही बरती है, कहाँ पर जो उस काम को करने के बजाय जो है विपक्षी दल का कहीं ना कहीं उसको लाभ मिला है। ये तमाम जो ऐसे अलग अलग बिंदु होंगे जिनका कि कांग्रेस ऑडिट करेगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये पूरी तैयारी है इसी बात को लेकर है कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी कांग्रेस काफी गंभीरता से इस पूरे संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के उसमें जुगत में है और नगरीय निकाय चुनाव से जोड़कर इसे देखा जा सकता है। इसके साथ ही जो लंबी प्लानिंग भी इसे कह सकते हैं, जो 2023 में आगामी विधानसभा चुनाव होंगे उसकी तैयारी भी इसे कहा जाता है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हो और मजबूती के साथ खड़ी तब होगी जब वो संबंधित क्षेत्रों के जो है अध्यक्ष हैं वो अपनी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, तभी जो है कांग्रेस खड़ी हो सकती है। तो कह सकते हैं कि फिलहाल जो है जो एक और मौका दिया गया है, एक मौका इस बात को लेकर दिया गया है कि आपको अब अभी अपने परफॉर्मेंस दिखाना होगा, तभी आप जो नगरीय निकाय चुनाव में अपनी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर बात करें, ऐसे जो ऑडिट करने की बात कही जा रही, ऑडिट इसलिए भी कराई जा रही है ताकि 2023 में विधानसभा की चुनाव की अभी से तैयारियां हो जाए और कौन नेता कितना परफॉर्म कर पा रहा है, किस नेता की क्या जिम्मेदारी है, वो कितना वो निर्वहन कर रहा है, ये तमाम जो बिंदु है वो ऑडिट में सामने निकल कर सामने आएंगे। और कह सकते हैं कि कांग्रेस में एक ये नया नवाचार है जो कि कमलनाथ लागू करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी नेताओं को ये संकेत इस बात के हैं कि या तो आप काम करें, कांग्रेस में रहना है या कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदार पदों पर रहना है तो आपको काम करना होगा और यदि काम नहीं करते तो आपकी जल्दी ही छुट्टी कर दी जाएगी। चलिए तो अब देखना होगा किसका कितना असर होता है, क्योंकि ये वक्त बताएगा कि क्या इस मीटिंग का, क्या इस दो टूक का वाकई असर होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वाकई जमीनी स्तर पर एक ठोस परफॉर्मेंस की आवश्यकता तमाम नेता देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीख टल जाने के साथ इंदौर कांग्रेस में आपसी खींचतान भी बढ़ने लगी। कांग्रेस का एक धड़ा जल्दी से जल्दी निकाय चुनाव कराने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया। दूसरे धड़े को लगता है कि चुनाव टलने से कांग्रेस को मजबूत करने का एक मौका मिला है। निगम की पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख ने जल्द से जल्द चुनाव कराने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में जनहित याचिका दायर की, जिसमें जल्दी चुनाव कराने की मांग है। इस याचिका में कहा गया कि निगम परिषद को भंग हुए करीब 1 साल होने जा रहा है। निगम के अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं, जबकि देश में दूसरे राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। हाल ही में विधानसभा उपचुनाव तक संपन्न हुए। इस दौरान कहीं कोई कोरोना आड़े नहीं आया, लेकिन जब नगरीय निकाय चुनाव की बात आई तो कोरोना के बहाने चुनाव को आगे टाला गया। मार्च अप्रैल में भी चुनाव कराए जाते हैं तो इस दौरान भी परीक्षाएं रहेंगी, तब भी इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि दूसरी ओर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी कहते हैं कि चुनाव आगे बढ़ जाने से कांग्रेस को ही लाभ मिलेगा, पार्टी को और मजबूत किया जाएगा। इधर बीजेपी कहती है कि दिल्ली से लेकर इंदौर तक कांग्रेस में गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी को जब भी तो वो चुनाव आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो मांग करें कि आप चुनाव आज ही करा लें, हम लड़ने को तैयार हैं, हमारी पूरी तैयारी है। हमें मिलेगा तो हम और प्रचार करेंगे और हमारी मेहनत करेंगे। अभी लगभग हमारी पूरी मेहनत हो चुकी है। आने वाले समय में अगर चुनाव ने जैसा आप आगे बढ़ाया, हम और मेहनत करेंगे और जी जान से लगेंगे, वो हमारा परिणाम हमारे पक्ष में आएगा कांग्रेस के। मध्य प्रदेश बीजेपी अब जिला अध्यक्षों के बाद मंत्री और विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करेगी। इसके पीछे मकसद है मंत्री और विधायकों को शुचिता के साथ अनुशासन और आचरण का पाठ पढ़ाएं। बीजेपी में इस बार बड़ी संख्या में सरकार में ऐसे मंत्री और विधायक हैं जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में इन मंत्रियों और विधायकों को ट्रेनिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद और बीजेपी की रीति नीति से अवगत किया जाएगा। जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण वर्ग में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री और विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग की बात कही थी। इसके बाद अब बीजेपी इस प्रशिक्षण की तैयारी में जुट गई। भारतीय जनता पार्टी में एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हर कार्यकर्ता को हम समय समय पर रिफ्रेश करने का, विचारधारा को लेकर, अन्य विषयों को लेकर प्रशिक्षित करते रहते हैं। प्रशिक्षण में एक अनुशासन और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो पाठ पढ़ाना चाहते हैं, उनको समझाई देना चाहते हैं और किस तरह से आपको व्यवहार करना चाहिए सिखाते हैं, तो वो अपने पार्टी स्तर पर करें। बाकी मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो जो भी पाठ पढ़ाएं उसमें ये चीज़ का ध्यान रखें कि उसके लोग, उसके विधायक, उनके मंत्री उस चीज़ का पालन करें। चौथी बार सीएम बने शिवराज सिंह चौहान के नए तेवर ने अफसरशाही में हड़कंप मचा रखा है। सीएम ने परफॉर्मेंस के आधार पर मैदानी पोस्टिंग के निर्देश दिए।
नए साल में पहली बार 4 जनवरी को होने वाली कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की वजह से इन दिनों कई जिलों में पदस्थ कलेक्टर्स की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वजह भी साफ है, वो रिपोर्ट जिसे शासन स्तर पर तैयार कर कॉन्फ्रेंस के समय मुख्यमंत्री के सामने रखा जाना है। दरअसल ये रिपोर्ट जिलों में कामकाज को लेकर तैयार कराई जा रही है। इस रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के विवरण के साथ मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। इस बार जिला और संभाग के साथ मंत्रालय स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ IAS अफसर भी नए साल पर छुट्टी पर नहीं जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की तैयारी के तहत ही सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर एजेंडे के तय बिंदुओं के आधार पर एक्सीलेंट और पुअर परफॉर्मेंस करने वाले जिलों की रिपोर्ट तैयार कर भेजने को कहा है। माना जा रहा है अब की बार एक्सीलेंट और पुअर परफॉर्मेंस वाले जिलों पर मुख्यमंत्री की खास नजरें रहने वाली। नए साल में होने वाले बड़े प्रशासनिक फेरबदल से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हमेशा सुशासन के लिए काम करने वाली सरकार रही है। शिवराज जी तो वैसे भी मध्य प्रदेश की जनता को भगवान मानते रहे हैं और उसके लिए, उसकी भलाई के लिए ही जो कुछ भी कर सकते हैं वो करने में वो हमेशा प्रयासरत रहे हैं। जो भी जहां कड़े कदम की ज़रूरत होगी वहां कड़े कदम उठाने का काम होगा। जब तक ये गुणवत्ता के आधार पर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर इसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का वो ध्यान रखें कि जो ज़्यादा चापलूसी करे, वो जो जितना ज़्यादा गलत काम करें, उनका अगर ये पक्ष लेंगे और जनता को परेशान करेंगे तो हम भी विपक्ष में बैठे हैं और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आशीर्वाद लेने नरसिंहपुर के ज्योतेश्वर परमहंसी आश्रम पहुंचे। इस दौरान कृषि कानून पर केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की हठ धर्मिता करार दिया। उन्होंने कहा कि जब किसान अपनी बात पर अड़े हैं तो मोदी जी को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। देश के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। दिग्विजय ने कहा हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री को फिलहाल ये कानून वापस लेना चाहिए और आपसी सहमति से किसानों के हित को ध्यान में रख नया कानून लाना चाहिए। की मांग तो बड़ी साफ है, कुछ दिनों के लिए ये कानून आप वापस ले लीजिए, सबसे चर्चा करने के बाद फिर से कानून बना दीजिए सबकी सहमति से। मोदी जी को जिद छोड़ देनी चाहिए। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और किसान आंदोलन वापस लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। मोदी जी को ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर बफर में सफर करने निकले वन मंत्री विजय शाह छिंदवाड़ा अल्प प्रवास पर पहुंचे। पेंच नेशनल पार्क में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर के साथ वन मंत्री पर्यटन को बढ़ावा देने और नेशनल पार्क्स के विकास को लेकर विचार विमर्श करेंगे। छिंदवाड़ा पहुंचे विजय शाह ने तेंदुपत्ता बोनस को लेकर कहा मजदूरों को नगद भुगतान को लेकर समीक्षा करेंगे और इसके बाद जनहित में कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते वन विभाग के काम भी प्रभावित हुए हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले आम आदमी को रोजगार मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार ने बहुत सारे नियमों में बदलाव किए हैं। मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और टूरिज्म को हब बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है उसको वन विभाग लगातार जो उनकी घोषणा है कि बफर में सफर, नाइट सफारी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले, लोगों में उत्साह है। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। यूके से फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यूके की फ्लाइट्स पर लगी पाबंदी को अगले 7 जनवरी 2021 तक आगे बढ़ा दिया। पहले सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक पाबंदी लगाई थी। ब्रिटेन से लौटे यात्रियों के साथ कोरोना का नया स्ट्रेन भारत पहुंच चुका है। श्रीनगर के लावापोरा इलाके में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर किया। मंगलवार को सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। श्रीनगर में एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने झाड़ियों में एक पॉलिथीन बैग में रखे हथियारों और गोले बारूद की एक खेप बरामद की। पुलिस के मुताबिक आतंकी संगठन पुंछ के धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की फिराक में थे। नापाक मंसूबों को सेना और पुलिस ने नाकाम किया।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में व्यवधान का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ अहम बैठक की, जिसके बाद मंत्री चौबे ने बताया धान खरीदी प्रभावित होने की स्थिति में है, क्योंकि एफसीआई ने अब तक छत्तीसगढ़ का चावल नहीं खरीदा है। रमन सिंह ने भी तंज कसा, छत्तीसगढ़ गढ़ने वालों ने प्रदेश को गड़बड़ा दिया। इस पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा, सरकार हर किसान का धान खरीदेगी, पूरा पैसा भी देगी। छत्तीसगढ़ में 16 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। राजेश सुकुमार टोप्पो राजस्व मंडल के सचिव बनाए गए। डोमन सिंह को महासमुंद, धर्मेश कुमार साहू को नारायणपुर का कलेक्टर बनाया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले की नई कलेक्टर नम्रता गांधी होंगी। नूपुर राशिपन्ना को बिलासपुर का अपर कलेक्टर बनाया गया। और इस वक्त की सबसे अहम खबर का रुख करते हैं। सरकार और किसानों के बीच की बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली पर सबकी नजरें थीं। किसान संगठनों के साथ में आज केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग थी। किसान संगठनों के साथ सरकार की मीटिंग खत्म हो गई है। सरकार और किसानों में एक बार फिर बातचीत का एक और दौर चलेगा। 4 जनवरी को सरकार के साथ अगली मीटिंग होगी। अब तक लगातार कई दौर की मीटिंग के बाद भी कोई भी सहमति नहीं बन पाई है और एक बार फिर से अगली बैठक के बारे में बताया जा रहा है। बता दें आपको, किसानों और केंद्र सरकार के बीच में आज बैठक चल रही थी। किसान आंदोलन का लगातार 35वां दिन है और 6वें दौर की बातचीत हो चुकी है। अब 7वें दौर में एक बार फिर मुलाकात होगी, बात होगी। किसान संगठनों के साथ सरकार एक और दौर की बातचीत करेगी। तो 4 जनवरी को एक बार फिर किसान संगठन और सरकार के बीच चर्चा होगी। दिल्ली बॉर्डर के ऊपर चलने वाले किसान आंदोलन को लेकर किसान संगठन के नेताओं से आज सरकार की बातचीत हुई। कृषि मंत्री समेत मंत्रियों के दल ने उनसे मुलाकात की। अब 4 जनवरी को फिर सरकार के साथ एक अगली मीटिंग की जानकारी आई है। मीटिंग खत्म हो चुकी है। ये 6वें दौर की बातचीत थी। इसमें अगले दौर की बातचीत को लेकर एक जानकारी सामने आई। और ग्वालियर से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सिंधिया ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। साडा सोनचिरैया वेस्टर्न बाईपास को लेकर पत्र लिखा। नवीन औद्योगिक क्षेत्र में विकास करने की बात कही। रायरू से गिरवाई तक रोड निर्माण का जिक्र किया है। तो विकास कार्यों को लेकर सीएम को पत्र लिखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और मांग की है इलाके के विकास की कुछ समस्याओं की। सिंधिया ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा, जिसमें साडा सोनचिरैया वेस्टर्न बाईपास को लेकर पत्र है। नवीन औद्योगिक क्षेत्र में विकास करने की बात है। रायरू से गिरवाई तक रोड निर्माण करने का जिक्र है। तो बता दें आपको, सीएम को पत्र लिखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सांसद ने पत्र लिखते हुए इलाके की समस्याओं पर बात की है। मुख्यमंत्री से कुछ मांगे रखी हैं। रायरू से गिरवाई तक रोड निर्माण का जिक्र है इस पत्र में। साडा क्षेत्र में विकास की बात है। मध्य प्रदेश में बदमाशों और भूमाफिया के खिलाफ एंटी माफिया मुहिम जोरों पर चल रही है और इसी कड़ी में छिंदवाड़ा में प्रशासन ने जुआ, सट्टा, अवैध खनन और अवैध कब्जा करने वाले बदमाश पवन माहोरे के खिलाफ कार्रवाई की। पातालेश्वर इलाके में नगर निगम ने पवन का अवैध कब्जा हटा दिया। जबलपुर में भी जमीन, शराब और नशे के गोरख धंधे में लिप्त बदमाश शेखर सोनकर के अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सोनकर ने शहर के भान तलैया सिंधी कैंप इलाके में 3 जमीनों पर कब्जा कर रखा था। इसी तरह की कार्रवाई देवास में हुई है। पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने जेल में बंद गांजा और शराब तस्कर भगवान सिंह के पिछड़ी बस्ती महाकाल कॉलोनी में स्थित मकान पर कार्रवाई करते हुए उसे नेस्तनाबूद किया है। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से मीटिंग के बाद कुछ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। संपन्न हुई
इस बैठक में रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, हमारे राज्य मंत्री माननीय सोम प्रकाश जी और विभागों के सचिवगण किसान यूनियन के नेताओं के साथ वार्तालाप के लिए इस बैठक में सम्मिलित हुए। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि किसान यूनियन के नेताओं ने आंदोलन में पर्याप्त अनुशासन बनाए रखने का एक सफलतम प्रयत्न किया है और आगे भी वो यह प्रयत्न करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैंने आज फिर पुनः सरकार की ओर से मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखकर यह अनुरोध किया है कि सर्दी का सीज़न है, इसलिए यूनियंस के लीडर को चाहिए कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए वो आग्रह करें। यह
तो 4 मांगे या 4 मुद्दे रखे थे किसान यूनियन की तरफ से, 2 पर सहमति बनी है। 2 पर 4 तारीख को 2 बजे एक बार फिर से बात होगी, ये बता रहे थे केंद्रीय कृषि मंत्री। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें अपडेट लगातार जारी। नमस्कार।